देखना अगर चाहते हो तुम हमारी इस उड़ान को। देखना अगर चाहते हो तुम हमारी इस उड़ान को। ए ऊपर वाले, थोड़ा और ऊपर कर ले इस आसमान को। साथियों, जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, न्यू ईयर 2026 के शुभ अवसर पर हमने एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जो पीसीएस बॉन्ड 2026 के नाम से 100 टॉपिक्स को लेकर के आगे बढ़ रही है। किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो, या फिर किसी दूसरे स्टेट का पीसीएस हो, हमने ऐसे 100 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं जनरल स्टडीज को लेकर के। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो, या फिर साइंस की बातचीत हो। हम इस सीरीज में सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक सातवाहन वंश कर चुके हैं और आज बारी है एक और टॉपिक की, और ये टॉपिक रहेगा हमारा संवैधानिक विकास, या यूं कहें कि भारतीय संविधान की जो है पृष्ठभूमि। तो संवैधानिक पृष्ठभूमि के नाम से इंडियन पॉलिटी का ये चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। नथिंग मोर, 100 टॉपिक्स, एक क्वालिटी कंटेंट आपको जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, और कंटेंट को देख करके आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगाते चले जाएंगे कि किस प्रकार से चीज़ों को जो है आपके सामने कंपाइल करके रखा जा रहा है। चलिए, बिना किसी देरी के हम क्या क्या देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। हमारा ये सेकंड टॉपिक जो है 100 चैप्टर्स की सीरीज में आपके सामने आ रहा है। आज सबसे पहले एक झलक, एक प्रकार से जो है आपको बता दिया जाए कि हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद हम पिट्स इंडिया एक्ट की बातचीत करेंगे जो 1784 में आया। उसके बाद हम चार्टर एक्ट 1813 की बातचीत करेंगे। फिर हम चार्टर एक्ट 1833 की प्रत्येक बात को देखेंगे। चार्टर एक्ट 1853 के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, अधिनियम 1892 की भी हम बातचीत करेंगे। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया उसकी बातचीत हम करेंगे। फिर हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत इसकी रहेगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947। हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको इस वीडियो में दिया जाए। हालांकि हम 1 घंटे की वीडियो रखेंगे। हमें पता नहीं है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे 1 घंटे में, लेकिन एक एक बातचीत प्रत्येक एक्ट के लेकर के आपके सामने हम चलेंगे। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं थंबनेल पर भी, ये सभी बातचीत कि हम क्या कवर करने वाले हैं, और ऐसे में आपको एक झलक हमने दिखा भी दी है। चलिएगा, बिना किसी देरी के रेगुलेटिंग एक्ट पर आते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, ये क्या क्या बातचीत इसके इम्पोर्टेंट है, वो सभी हम करने वाले हैं आपके बीच में। पहली बात देखिए, भारतीय संविधान का पहला पन्ना यहीं से खुल जाता है। यहीं से जो है चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे अंग्रेजों के समय में ही सही, लेकिन भारत के संविधान की पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे में सबसे पहले
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की स्थापना, और वो कौन व्यक्ति थे वो भी हम बातचीत करेंगे। पहली बातचीत इसमें रहेगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जनरल ऑफ बंगाल, और वो हैं वॉरेन हेस्टिंग। ऐसा भी पूछा जा सकता है। किस आपसे यहां ऐसे भी पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? 1773 का एक्ट। और वो व्यक्ति कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। नंबर एक बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात इसमें आप याद रखेंगे कि उसकी सहायता हेतु गवर्नर जनरल की सहायता हेतु चार सदस्यीय काउंसिल की स्थापना। ऊपर टाइटल हमने डाल दिया है। अब जो कुछ भी यहां पर लिखा जा रहा है वो उस एक्ट के तहत, यानी कि नीचे मैं एक एक वर्ड को, एक एक जो है फैक्ट को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग बनाए गए, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल आपके सामने मैं बता रहा हूं रखी गई। और तीसरी बात इसमें जो हुई वो ये हुई कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तीसरी बात, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऐसी मैं लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और एलिजा एम्पे जो है इसके सीजे चीफ जस्टिस आप कहेंगे। चीफ जस्टिस जो है पहले एलिजा एम्पे इसके बनाए गए। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो तीसरी बात ये। और चौथी बात जो है वो मैं फिर आपके सामने रख रहा हूं कि कर्मचारियों के निजी व्यापार पर, कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि कर्मचारियों ने लोन की अर्जी जो है लगाई थी ब्रिटेन की संसद के सामने, गवर्नमेंट के सामने, और ऐसे में जो है कंपनी दिवालिया होती जा रही थी और कर्मचारी जो है वो मालामाल होते जा रहे थे। ऐसे में समझ से बाहर था मामला सारा उधर बैठे हुए लोगों के कि कंपनी कर क्या रही है आखिरकार। और कर्मचारी क्योंकि निजी व्यापार करते जा रहे थे उसमें वो मालामाल होते जा रहे थे, इस कारण से इनको जो है रेगुलेट करना जरूरी था। रेगुलेटिंग एक्ट जैसे कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं, तो इनके व्यापार पर प्रतिबंध इस कारण से लगाया गया। और साथ में आप कह सकते हो कि वो कोई गिफ्ट वगैरह भी नहीं ले सकते थे, कोई गिफ्ट वगैरह पर भी, गिफ्ट आदि पर रोक आप कह सकते हो, रोक इसी में ले लें। गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते थे क्योंकि गिफ्ट के तौर पर भी भ्रष्टाचार बढ़ सकता था, या फिर रिश्वत ली जा सकती थी, या फिर जो है जिस चीज़ को वो रोकना चाहते थे तो वो गिफ्ट के माध्यम से उसको बढ़ावा मिल सकता था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात इस एक्ट की ये रही कि मुंबई व मद्रास की प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो है वो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। ये बात भी आप
याद रखेंगे। तो क्या क्या बातचीत हमने की है? नंबर एक बात आपको बताई है मैंने कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की स्थापना। दूसरी बात आपको बताई है कि उसकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्यीय एक काउंसिल। तीसरी बात मैंने बताई है कि कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। उसके बाद मैंने आपको एक बात फोर्थ बताई है कि कर्मचारियों के निजी व्यापार के ऊपर प्रतिबंध। इसी में मैंने बताई है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। उसके पहले जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे भी मैंने बताए हैं। पांचवी बात मैंने आपको बताई है कि कर्मचारी गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते थे। और सिक्स्थ बात आपको ये बताई है कि मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये सारी बातचीत रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के आपके सामने मैंने रखी है। अच्छे से आप इनको रिवाइज करते रहिएगा, बार बार सुनते रहिएगा, अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये न केवल आपके पीटी के लिहाज से बल्कि स्टेटमेंट बना करके जो है आप इन पॉइंट्स को यदि आपको मौका मिले कहीं भी तो आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये पांचों या छह स्टेटमेंट आपसे एग्जामिनर पीटी के अंदर भी पूछ सकता है यूं की यूं रख करके, और कितनी सही है कितनी नहीं। आजकल वो स्टेट पीसीएस में भी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी यानी कि यूपीएससी भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछने लग गया है। सीधे सीधे आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता। आजकल एलिमिनेशन वाला मेथड आज के टाइम काम नहीं करता, क्योंकि सीधा यूं पूछ लेता है आपसे कि एक ठीक है, दो ठीक है, तीन ठीक है या चारों ठीक है या कोई ठीक नहीं है। इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको भी समझने में आप गलती ना करें। एक ठीक का मतलब वो ये नहीं कह रहा आपसे कि एक ऑप्शन ठीक है या एक ये दिया गया है यही ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है इन चारों में से एक ठीक है या दो ठीक है या तीन ठीक है या चार ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब तक आपको सभी का पता नहीं हो तब तक आप बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगला एक्ट, और वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो सभी हम देखने वाले हैं। देखिए, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य जो थे उनका पृथक्करण कर दिया गया। पहली बात, कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण पृथक्करण यानी कि अलग अलग कर दिए गए। कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए। ये स्टेटमेंट कहीं भी डाल सकता है किसी भी एक्ट को लेकर के। अगले के पास काफी ऑप्शन है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऑप्शंस हैं। तो अब अलग अलग कर दिए गए तो उनमें क्या किया गया देखिए। राजनीतिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों हेतु क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक कार्यों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। और अगला जो है, जो व्यापारिक कार्य थे, कार्यों हेतु क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्यों के लिए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्यों के लिए। ये बात आप बता सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात जो है इस एक्ट को लेकर के आप कह सकते हो कि पहली बार, तीसरी बात में आप कहेंगे कि पहली बार
बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इससे पहले नहीं कहा गया था, लेकिन इस समय जो है कंपनी के अंडर में जितना भी क्षेत्र आता था उसको अब ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। तो क्या क्या बातचीत हमने की है एक बार फिर देख लेते हैं, इसको लेकर के रिवीजन साथ साथ हो जाए। एक नंबर पर मैंने बताया है आपको कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य जो थे वो अलग अलग कर दिए गए। दूसरा मैंने बताया कि व्यापारिक कार्यों के लिए, या पहले राजनीतिक कार्यों की बातचीत कर लें। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और फिर आप कहेंगे व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। और फोर्थ नंबर पर आपको मैंने बताया है जितने भी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको पहली बार जो है ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो ये सारी बातचीत जो है पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर के हुई। आगे चलेंगे और आगे चलते हुए हम बातचीत करेंगे अगले एक्ट को लेकर के, और वो है चार्टर एक्ट 1813। 1813 का हमारा जो चार्टर एक्ट है उसकी बातचीत हम करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में इसको लेकर के जो है काफी सारी बातचीत आपसे पूछी जाती हैं कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके, पहली बात चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति। देखिए यहां पर आपको कह देगा पूर्णतः समाप्त नहीं, चाय और चीन के साथ व्यापार का अपवाद रहेगा, और उसको छोड़ करके जो है कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था, व्यापार के ऊपर पूरा अधिकार बना हुआ था कंपनी का, उसकी समाप्ति कर दी गई। लेकिन चाय और चीन के ऊपर व्यापार बना रहा। तो ये आप कहेंगे कि चाय और चीन के साथ जो है व्यापार को छोड़कर कंपनी का और बाकी जो है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एक बात तो ये आप कहेंगे। दूसरी बात आप कहेंगे कि ब्रिटिश कंपनी ने ये कहा, ब्रिटिश कंपनी प्रत्येक वर्ष, इसमें ये प्रावधान किया गया, प्रत्येक वर्ष साहित्य एवं विज्ञान के प्रसार के लिए, $1 लाख खर्च करेगी। ऐसा भी कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी जो है प्रत्येक वर्ष साहित्य एवं विज्ञान के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष खर्च करेगी, ये प्रावधान किया गया। और साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि एक बात और मैं बता दूं कि ईसाई मिशनरियों को प्रसार की अनुमति इसी एक्ट के तहत दी गई कि ईसाई मिशनरी जो है अब आकर के और अपने ईसाई धर्म का प्रसार यहाँ कर सकते थे। इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या बातचीत की है आइएगा एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आप कहेंगे कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरी बात आप कहेंगे कि ब्रिटिश कंपनी प्रत्येक वर्ष साहित्य और विज्ञान को लेकर के जो है 1 लाख रुपए खर्च करेगी, ये बात कही गई। और तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि ईसाई मिशनरियों को अब अपने धर्म की का प्रसार करने के लिए यहाँ पर अनुमति दे दी गई। तो ये सारी बातचीत जो है हमने 1813 के एक्ट को लेकर के की है। अब अगला एक्ट जो हमारे सामने आएगा वो रहेगा 1833 का चार्टर एक्ट, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी है। आप इसको भी देखेंगे और चार्टर एक्ट 1833 में क्या क्या कहा गया, ये सारी बातचीत हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी का शासन अभी चल रहा है। 1858 के बाद जो है जितने भी एक्ट आएंगे वो ताज के शासन के तहत आएंगे, और 1773 से लेकर के 1853 तक के जितने भी एक्ट आ रहे हैं वो कंपनी के तहत आ रहे हैं। कंपनी का शासन आप कह सकते हो इस समय। अब आगे 1833 की बातचीत हम करने वाले हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अब भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। नंबर 1 बात, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल। और वो व्यक्ति कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि हमने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स की बातचीत कर ली थी, लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो अगली बातचीत हमारी रहेगी वो ये रहेगी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की पूर्णतः समाप्ति, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि 1813 में जो चाय और चीन के साथ व्यापार की बातचीत हमने रख ली थी वो भी अब समाप्त हो जाती है, और पूरी तरह से अब कंपनी का अधिकार खत्म हो जाता है, एकाधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया जाता है। ये बातचीत आप याद रखेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट हमने रखी हैं कि नंबर 1 तो जो है बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, और वो व्यक्ति कौन है, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दूसरी बात आपको बताई हमने कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हुए बातचीत करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट की, और क्या क्या बातचीत इसमें रहेगी वो सारी बातें जो हैं आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आप चीज़ों को रिवाइज करते जाइएगा ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या ना आए। तो पहली बातचीत यदि मैं आपके सामने रखूं तो आप कह सकते हो कि पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इसमें कह सकते हो कि पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, काउंसिल
के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। क्या किया गया कि पहली बार जितने गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया, उनका पृथक्करण कर दिया गया। और दूसरी बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि गवर्नर जनरल के लिए नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। अब गवर्नर जनरल के लिए नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि गवर्नर जनरल था, उसके लिए नई केंद्रीय जो है विधान परिषद का गठन किया गया। और सिविल सेवकों के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें रहती है कि सिविल सेवकों के लिए जो आप आजकल देख रहे हैं यूपीएससी की परीक्षा, तो या फिर और पीसीएस स्टेट लेवल की, तो नेशनल लेवल की बात यहाँ पर चल रही है सिविल सेवकों के लिए तो खुली भर्ती प्रतियोगिता का प्रारंभ। खुली भर्ती प्रतियोगिता का प्रारंभ। हालांकि यहाँ से काम होना शुरू हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि यूपीएससी 1926 में जाकर के यानी कि 1919 के जो मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार हैं उसके बाद जो है वो बनती है जाकर के 1926 में उसके तहत। तो ये बातचीत यहाँ से शुरू होती है और प्रतियोगिक परीक्षाओं की जो शुरुआत की बातचीत है वो इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1853। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और अगली बात ये है कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व जो है वो आप कह सकते हो बंगाल का, आगरा, मुंबई व मद्रास। यानी कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व किया गया बंगाल का, आगरा का, मुंबई का और मद्रास का। ये बातचीत भी आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो एक बार आइएगा रिवीजन फिर करते हैं क्या क्या बातचीत हमने की है और क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। पहली बात तो हमने आपको बताई है कि पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। दूसरी बात हमने बताई है कि गवर्नर जनरल के लिए जो है एक नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। तीसरी बात आपको हमने बताई है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली भर्ती प्रतियोगिता की शुरुआत यहाँ से होती है। और 4 नंबर पर आपके सामने हमने डिस्कस किया है कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व, और वो हमने बताया भी है आपको कहाँ कहाँ का बताया है। आगरा का बताया है, बंगाल का बताया है, मद्रास बताया है और आपको मुंबई बताया है। तो ये जो है आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट कार्य जो है या प्रावधान 1853 के एक्ट के तहत किए गए।
ये सारी बातचीत जो है यहाँ तक हमने डिस्कस की है। अब हम आगे बढ़ते हुए बातचीत करने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला आपके सामने आ रहा है भारत सरकार अधिनियम। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी सारी बातें जो है ये अपने अंदर समेटे हुए है। ध्यान से आप देखेंगे एक एक चीज़ को, क्योंकि हम साथ साथ जो है आपको रिवाइज भी करवाते जा रहे हैं। गवर्नर जनरल का पदनाम अब जो है वायसराय कर दिया गया। नंबर एक बात, गवर्नर जनरल का की जगह आप कहेंगे अब पदनाम जो है आया, वो क्या आया, वायसराय। और इतना आपको जरूर ध्यान रखना है जब कोई ऐसी शुरुआत होती है, क्योंकि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया था तो हमने वॉरेन हेस्टिंग्स किया ही था। उसके बाद हमने आपने देखा है कि जो भारत का गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना, और अब वायसराय आ रहा है इसकी जगह पर, तो आपको याद रखना चाहिए, और वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। न केवल हमने ये बल्कि एलिजा एमपी की बातचीत हमने की थी। पहला जो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बना था उसके जो चीफ जस्टिस थे उसकी बातचीत हमने की। पहला पहला जो आ जाता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिएगा, अगली बातचीत इसमें 2 नंबर पर जो बातचीत हम करेंगे वो ये है कि ये तो हमने कर लिया है, कैनिंग को वाइसराय आपको बता ही दिया है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है द्वैध शासन एक प्रकार से था, उसकी समाप्ति। आप कह सकते हो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो आपने 1784 के एक्ट के तहत देखे थे, तो उनकी अब समाप्ति हो जाती है। ये बात भी आप ध्यान से देखिएगा। अब ये द्वैध शासन एक प्रकार का था, इसकी समाप्ति हो जाती है, और एक नए जो हैं, तीसरे नंबर पर मैं बताऊंगा उस बात को आपको, कि एक नए पद जो है भारत सचिव का सृजन अब कर लिया जाता है। एक नए पद भारत सचिव का सृजन जो है सृजन अब हो जाता है। नया पद जो है अब बनाया जाता है, और ये जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ब्रिटिश ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ये देखिए, भारत सचिव अलग पद है, और वाइसराय जो है वो अलग पद है, क्योंकि वो गवर्नर जनरल के स्थान पर आया है। अब भारत सचिव जो है एक अलग नाम दे दिया गया है, एक अलग जो है पद बनाया गया है, अलग से नया पद बनाया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और मैं इसमें एड ऑन करूंगा, वो ये है कि भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता हेतु हेतु 15 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना। काउंसिल की स्थापना 10 भी कह सकता है, 4 भी कह सकता है। आप थोड़े से अटेंटिव हो जाइएगा, क्योंकि 4 आपको रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल की बातचीत आई थी, यहाँ 15 सदस्यीय काउंसिल की बातचीत है। तो आप थोड़ा सा एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, एक बार फिर मैं आपके सामने इन चीजों को रिवाइज कर दूं। गवर्नर जनरल का पद नाम जो है अब कह दिया गया उसको वायसराय, और कौन बने, वो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। दूसरी बात आपको कही है मैंने, द्वैध शासन यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 1784 के एक्ट के तहत बने थे वो भी अब समाप्त कर दिए गए। नंबर 3 पर आपको बताया गया है कि एक नए पद का सृजन किया गया,
भारत सचिव जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। और चौथी बात आपको बताई गई है कि उसकी सहायता के लिए एक प्रकार से 15 सदस्यीय एक काउंसिल का गठन किया गया। ये बात जो है आपके सामने हमने रखी है। चलिएगा, बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ें और अगले एक्ट की बातचीत आपके सामने कर लें, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट यहां से बन जाती है कि ये जरूर आप याद रखें, यहां से ताज का शासन भी स्टार्ट हो जाता है। ताज का शासन जो हमने हालांकि डिस्कस कर ली है इसकी सारी बातें, और 1773 के एक्ट पर जाकर के आप कहेंगे वो कंपनी का शासन था, जो इससे पहले 1853 में खत्म हो गया और यहां से ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी सारी बातचीत हमने कर ली है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम बातचीत करेंगे अगले एक्ट 1861 की भारत परिषद अधिनियम। क्या क्या बातचीत थी? विधि निर्माण में भारतीयों की जो है को सम्मिलित करने की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो जाती है। पहली बात तो आप यहीं लिखते हैं, विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल करने की जो है प्रक्रिया प्रारंभ, क्योंकि 1857 की क्रांति जो थी उससे अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था कि अब इस तरह से काम चलने वाला है नहीं, और जरूर कोई ना कोई जो है अधिकार देना पड़ेगा या इन्वॉल्वमेंट इन लोगों की लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। उनके साथ मिलकर ही जो है हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं, और ऐसे में इन्होंने ऐसा किया भी। अब विधि निर्माण में जो है भारतीयों का की सहायता लेनी इन्होंने शुरू कर दी, उनको सम्मिलित करना शुरू कर लिया। और आप कह सकते हो कि वायसराय द्वारा 1862 ईस्वी में, मैं आगे बताऊं आपको दूसरी बात, तो उसमें वायसराय द्वारा द्वारा 1862 में जो है इसी के तहत तीन भारतीय मनोनीत किए गए। कौन कौन थे उनमें? एक बनारस के राजा, पटियाला के राजा, और फिर एक आप कहेंगे तीसरे जो सदस्य थे वो राव या फिर सर दिनकर राव, आप कहेंगे सर दिनकर राव। तो ये तीन लोग जो हैं इन्होंने मनोनीत किए। उसके बाद विकेंद्रीकरण की शुरुआत आप कह सकते हो, यहां से विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। विकेंद्रीकरण की शुरुआत अब एक और इंपॉर्टेंट बात, विकेंद्रीकरण का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, यानी कि केंद्रीकरण न होकर के उसका उल्टा विकेंद्रीकरण, लोगों तक शक्ति पहुंचाए जाना जो है, ये आप कह सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट एक और बातचीत वो ये है कि अब वायसराय को जो है वायसराय को अब वायसराय अपनी काउंसिल की सिफारिश के बिना अध्यादेश जारी कर सकते थे 6 महीने के लिए। ये बात आप ध्यान रखें, 6 माह के लिए जो राष्ट्रपति करता है वो आज के टाइम में वही काम जो है 1861 के अधिनियम से ही यहाँ तक पहुँचा है। आप देखें कि भारतीय संविधान की
अंदर जो छाप पड़ी है वो कहाँ से चल करके और कहाँ तक आई है, कैसे कैसे आई है, वो सारी चीज़ें आपको इनडायरेक्टली स्वतंत्र भारत के अंदर भी दिखाई देंगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं एक बार फिर आपके सामने मैं उनको सभी को रिवाइज करके देना चाहता हूँ आपके सामने कि विधि निर्माण में जो है एक बात तो हमने ये की है कि भारतीयों को सम्मिलित करना स्टार्ट कर दिया गया। दूसरी बात वायसराय द्वारा जो है 1862 ईस्वी में 3 व्यक्ति कौन-कौन, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है शामिल किया गया। तीसरी बात आप कहेंगे विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहीं से हुई और चौथी बात आपको बताई गई है कि वायसराय को अपनी काउंसिल की सिफारिश के बिना जो है अध्यादेश जारी करने की अनुमति हो गई थी 6 महीने के लिए। ये बातचीत भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं अगला अधिनियम और वो कौन-सा है, वो रहेगा आपका 1892 का अधिनियम। इसके अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातचीत है। नंबर 1 बात आप कहेंगे विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार। तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार। एक बात तो ये इम्पोर्टेंट है इसको लेकर के और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये रहेगी कि विधान परिषद में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि विधान परिषद में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। ये बातचीत दूसरी आपकी रहेगी कि विधान परिषद जो थी उसमें राज्यों की जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बातचीत थी वो स्वीकार कर ली गई। ये बातचीत दूसरी रहेगी। तो क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातें हमने जो 2 डिस्कस की हैं इस एक्ट को लेकर के, इस अधिनियम को लेकर के। पहली बात तो आपको कही है कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर जो है बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया और दूसरी बात आपको बताई है कि विधान परिषद में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को अब स्वीकार कर लिया गया। तो ये सारी बातचीत जो है हमने आपके सामने की है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अगला एक्ट 1919 का जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से ये जाना जाता है और इसमें भारतीयों को आप कहेंगे पहली बात कि भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में भागीदारी। देखिए भागीदारी 1861 में मिल गई थी। 1861 की आपको बातचीत याद होगी लेकिन उस टाइम ये कहिएगा कि संसद में जगह मिली थी। अब जो है मंत्री बनाया गया किसी व्यक्ति को। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो वो वाली बातचीत को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो। तो भारतीयों को अब विधि निर्माण में जो है पूरी तरह से शामिल कर लिया गया। एक बात तो आप ये याद रखें और दूसरी इंपॉर्टेंट बातचीत जो है इस एक्ट के तहत आपके सामने रहेगी वो भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार अब मिल गया। भारतीय सदस्य अब प्रश्न पूछ सकते थे। प्रश्न पूछने का अधिकार इनको मिला लेकिन एक बात आप रखेंगे ध्यान में कि विदेश मामले जो थे, विदेश मामले या रेलवे या ऋण इनको छोड़ करके बातचीत यानी कि ऋण के ब्याज
ऋण का जो ब्याज था उसको लेकर के, रेलवे को लेकर के, विदेश मामलों को लेकर के जो है इनको छोड़ करके प्रश्न पूछे जा सकते थे। ये बात भी आप याद रखेंगे। और पहली बार एक बात और इम्पोर्टेंट इस एक्ट की कि पहली बार जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया। यानी कि आप ये कहेंगे कि आपसे पूछेगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो हुई 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार है उनसे, आप ये कहेंगे। तो एक बार फिर देखेंगे सारी चीजों को एक ही नजर में। पहली बात तो हमने कही है कि भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में भागीदारी मिली। दूसरी बात, भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का जो है अधिकार मिल गया। सिर्फ विदेशी मामले, रेलवे और ऋण के ब्याज को के मामले छोड़ करके, और बाकी मामलों पर जो है आप प्रश्न पूछ सकते थे। तीसरी बात आपको बताई है कि पहली बार मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ये यहीं से हुई है। चलिए चलते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? इनकी बातचीत जो है अब आपके सामने की जा रही है। पहली बात तो ये कि शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर वोट देने का अधिकार। और अब तक 3% वोट लोग डाल सकते थे, अब 10% लोगों तक जो है ये बढ़ा दिया गया। ये भी आप मानिएगा 3% से 10% कर दिया गया, लेकिन शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर ही आप वोट डाल सकते थे। ये बातचीत नंबर एक बात। तो उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बातचीत इस एक्ट की रहेगी वो ये है कि भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और सिख, इनके लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई। इनको भी जो है इस आधार पर, जैसे 1919 में मुस्लिमों के लिए किया गया था, भारतीय ईसाइयों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसमें कर दी गई। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद अगली बात, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। तो इतनी बातचीत जो है इसमें रही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत और यदि हम आगे बढ़ते हुए करें तो ये आप कह सकते हो कि प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन भी कर दिया, अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय भी बना दिए गए। यानी कि प्रांतीय विधानमंडलों में बहुत इंपॉर्टेंट है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। विधानमंडलों में क्या कर दिया गया? दोहरा शासन द्वैध शासन यानी कि प्रांतों में कर दिया गया। और अर्थात आप कह सकते हो ये भी कि
हस्तांतरित और आरक्षित दो विषय कर दिए गए। आरक्षित जो है पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अंडर में होते थे, तो ये भी आप कह सकते हो। और लोक सेवा आयोग आप देख पा रहे हैं, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आयोग के गठन का प्रावधान इसी से आता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और राज्यों का बजट जो है अब केंद्र से अलग कर दिया गया, एक ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। राज्यों का बजट केंद्र से अलग किसके तहत किया गया? वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत ही किया गया। तो इतनी बातचीत जो है आप 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लेकर के करेंगे। क्या क्या बातचीत हमने की है? पहली बात आपको कही थी कि शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर जो है वो कर, शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर जो है वोट देने का अधिकार जो 3% से बढ़ा करके जो है 10% कर दिया गया। दूसरी बातचीत हमने कही आपको कि सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। तीसरी बात आपको कही है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। और फिर हमने बताया आपको कि प्रांतों में जो है प्रांतीय जो विधानमंडल है उनमें दोहरा शासन, द्वैध शासन यानी कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय बना दिए गए। फिर हमने आपको बताया 5वें नंबर पर कि लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान आया। और फिर बताया है कि राज्यों का बजट जो है वो सेंटर से यानी कि केंद्र से अलग कर दिया गया। ये बातचीत जो है हमने अब तक की है 1919 के एक्ट को लेकर के। और फिर आपका आता है सेकंड लास्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी सारी हूबहू यहाँ से उठा ली गई, भारतीय संविधान का एक स्रोत भी है आप कह सकते हो, यहाँ से काफी सारी चीजें ली भी गई है। तो सबसे पहले अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। पहली बात तो ये कहेंगे आप भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आप कह सकते हो सबसे पहले कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। दूसरी बात आप कहेंगे जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो है विभाजन, लिखित रूप से। दूसरी बात कहेंगे लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच जो आज भी आप देखते हैं राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय, और वो सूचियां भी यहीं से आई है, बीच शक्तियों का बंटवारा कहें या विभाजन कहें, यहीं से आया, ये बात भी आप देखेंगे। और उसके बाद आप कहेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, लेकिन केंद्र में ये हो जाता है फिर द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन जो 1919 के तहत आया था की समाप्ति और उत्तरदायी सरकार या शासन, ये आप कह सकते हो। लेकिन साथ साथ एक बात और आप कह दें कि केंद्र में द्वैध शासन ये लोग ले आते हैं, केंद्र में जो है आ जाता है अब
द्वैध शासन। अब प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हो जाती है। ये भी बात आप नोट कर लें। प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात आप कहेंगे, आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना भी इसी के, आरबीआई की स्थापना। एक ये भी कहते हैं कि बर्मा भारत से अलग कब, 1937 में, इसी के तहत हुआ। ये भी आप, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो काफी सारी बातें, संघीय न्यायालय की बातचीत भी इसी में रहती है। संघीय न्यायालय की बातचीत, तीनों सूचियां जो हैं उनकी बातचीत भी इसी में रहती है। तो काफी सारी बातचीत जो है इसके तहत आती है। और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, वो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रहती हैं। ये बात भी आप वाइसराय कहें, गवर्नर जनरल कहें, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। तो काफी सारी बातचीत हमने कर ली है। इस एक्ट के तहत काफी सारी चीजें आई हैं, वो एक बार एक नजर में फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहली बातचीत मैंने कही है आपको कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। दूसरी बात आपको कही कि लिखित रूप से जो है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। प्रांतों में जो है द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में कर दिया गया, ये बताई मैंने। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की बातचीत बताई है आपको। और प्रांतों में द्विसदनीय जो है विधायिका। फिर मैंने आपको बताया कि आरबीआई की स्थापना इसी के तहत, संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी के तहत, बर्मा जो है भारत से अलग कर दिया गया, और तीनों सूचियों की बात भी मैंने इसी के तहत आपको बताई है। तो काफी सारी बातचीत हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस एक्ट को जो है आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से देखेंगे। सारी बातचीत जो है एक एक आपको कंपाइल करके हमने दी है। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट, जो भारत शासन अधिनियम 1947 है। आज इसके बाद जो है हमारे भारत के संविधान की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सभी बातचीत हम कवर कर चुके होंगे। चलिएगा, पहली बात ये कि वायसराय केंद्र का, जबकि राज्यों के गवर्नरों को जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया। वायसराय को केंद्र का और जो है राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये कि संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। संवैधानिक जो आज भी ऐसा ही है, प्रमुख मंत्रिपरिषद की सलाह है एवं सहायता के अनुसार कार्य करेंगे। ये बातचीत भी जो है इस एक्ट के तहत आई। उसके बाद 3 नंबर की जो बात है वो ये है कि भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा। भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की अब
घोषणा कर दी जाती है, ये इम्पोर्टेंट बात। और फिर जो फोर्थ इम्पोर्टेंट बातचीत वो रहेगी, वो ये है कि भारत तथा पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्यों के गठन का प्रावधान। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया है, एक बार फिर आपके सामने रख देते हैं। नंबर एक बात, वायसराय केंद्र का, जबकि राज्यों के गवर्नर को जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया। दूसरी बात ये कि भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई। और फिर हमने बताया है एक बात और कि संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। और फोर्थ बात आपको बताई है वो ये कि भारत तथा पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्यों के गठन का प्रावधान प्रावधान किया गया। तो ये सारी बातचीत जो है हमने अब तक की है। हमारा लगभग 1 घंटे का ये लेक्चर हो चुका है, लेकिन 1 घंटे में हमने सभी इम्पोर्टेंट बातचीत को समेट लिया है। यदि आप चाहें तो एक बार फिर पीछे चल करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा। वैसे भी हमने प्रत्येक चीज़ को लिख लिख करके उसके बाद जो है सारी चीज़ों को हमने एक बार फिर आपको डिस्कस करके दिया है। वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। दोनों चीज़ों को हमने लिख करके भी और बोल करके भी फिर बार बार समझाया है। कोई चीज़ हमने इसमें छोड़ी नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ समाहित किया है। भारतीय संविधान की ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संवैधानिक पृष्ठभूमि आप कहें, क्योंकि इतिहास से भी टच होता है, जैसा कि हमने पहले बताया ये टॉपिक। और संविधान से तो जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि हमने बताया कि 1773 में जो है संविधान का प्रथम पेज लगभग खुल चुका था, इनडायरेक्टली ही सही, स्वतंत्र भारत में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन तैयार हो रही थी और कहीं ना कहीं एहसास था हमें भी और उन अंग्रेज़ों को भी कि भारत छोड़ना पड़ेगा, और लेकिन लोगों के बारे में सोचना भी पड़ेगा तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार। और आगे चल करके भारतीयों ने मांग भी की और संविधान बना भी। एम एन रॉय जो है साम्यवादी नेता थे, उन्होंने 1934 में रखी मांग, 1935 में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने भी रखी और अगस्त प्रस्ताव 1940 में मान भी ली। लेकिन 1942 का जो डिस्प्यूट रहा क्रिप्स मिशन के दौरान, जो जिन्ना के द्वारा दो विधानसभाओं की बातचीत रखी, तो जो है कहीं ना कहीं चीज़ सिरे नहीं चढ़ पाई। और आगे चल करके 1940 के कैबिनेट मिशन के तहत जो है ये बातचीत हुई भी, ये मांग मान भी ली गई और हमारी संवैधानिक के तौर पर जो है यानी कि संविधान सभा बनी। और आगे चल करके 2 साल 11 महीने 18 दिन लग करके और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है आप देख पा रहे हैं पीछे से कहाँ से चल करके कहाँ तक बातचीत पहुंची। तो हम कर चुके हैं और आगे भी करते चले जाएंगे। साइमल्टेनियसली हमारी हिस्ट्री और पॉलिटिकल कि ये क्लासेस इस तरह से चलते रहेंगी। फिर हम ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस। और फिर हरियाणा पीसीएस आएगा तो हम जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है हरियाणा जीके को भी ऐड ऑन करते चले जाएंगे। लेकिन आपके जीएस को लेकर के 100 टॉपिक्स हम ऐसे तैयार करने वाले हैं जिसमें नथिंग शुड बी लेफ्ट। और इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ेगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन थोड़ा सा भी आपको फायदा मिला है इससे तो प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।